बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, उसकी सोल्व्ड एग्जांपल्स भी हो गई। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो फिजिक्स के पेपर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जानते हैं कि आपके पेपर में जो स्पेशली 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें 50 से 60% जो है वो एक्सरसाइज से आते हैं, तो इसलिए इनको बड़ी तवज्जो से आपने समझना है। और मैं इनका इस तरह से आंसर यहाँ पे लिखूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जिसको लिखने से इंशाल्लाह आप पूरे 2 नंबर जो है वो बोर्ड में हासिल कर सकेंगे। आइए टाइम को बचाते हुए आगाज करते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों स्टेटमेंट है जी, क्या है? ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कॉपर वायर। सपोज आपके पास यहाँ पे जी कोई एक कॉपर की वायर है और इसके एंड्स के ऊपर आप क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, अब होगा क्या? What is the effect on the drift velocity of free electrons? डेफिनेटली इसके अंदर जो है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट चेक करना है इनकी, किस चीज़ के ऊपर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर। किस चीज़ का? इंक्रीजिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप पोटेंशियल के डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि जैसे ये जनरल आप पहले याद रखें, आप यहाँ पे पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, डेफिनेटली आपको पता है कि आप जैसे जैसे ये पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इनकी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अब हम इस रिलेशन की तरफ आते हैं। ये रिलेशन को जरा गौर से देखिएगा। इस रिलेशन में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रो डेंसिटी है और एल लेंथ है। यहाँ पे आप देख सकते ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल के साथ क्या आ रहा है? डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो आपके पास अगर पोटेंशियल बढ़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं डेल्टा वी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब पोटेंशियल के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो डेफिनेटली चार्जेस की जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। अब आपने लिखना क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। अब दूसरा जो पोर्शन है इसी क्वेश्चन का, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। आप क्या करते हैं जी? लेंथ को डिक्रीज करते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बच्चों मसला ही कोई नहीं, आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पे जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है और इसी तरह से रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होती है। अब देखिए जरा, अगर आप लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो बदोबदी जो है वो बढ़ जाएगी। आपको इसमें सोचने वाली भी बात नहीं है। लेंथ को डिक्रीज किया, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस फिर भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो आपके पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो में कोई अपोजिशन नहीं होगी, बहुत कम अपोजिशन होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर। दोनों के आपके पास डिक्रीज करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये था फर्स्ट शॉर्ट को से बच्चों, इतना आप अगर मेंशन करेंगे, जवाब लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। आइए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डू बेंड्स इन ए वायर
अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन। बच्चों क्या वायर को बेंड करने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में फर्क पड़ता है? सपोज अगर ये माइक की वायर है, ये जो माइक लगा हुआ है यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसकी वायर को मैं यहाँ से बेंड कर रहा हूँ, ये मैंने बेंड किया, इसको और थोड़ा सा बेंड इस तरह से कर, मुझे बताएं क्या आपको कोई डिस्टॉर्शन फील हो रही है? डिस्टॉर्शन को छोड़ें, यहाँ पे यही सवाल है कि इसको बेंड करने से क्या आपके पास रेजिस्टेंस चेंज होगी? तो बच्चों यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का रिलेशन लिखता हूँ। रेजिस्टेंस होती है आपका R इज इक्वल टू रो L ओवर A। यहाँ पे आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन किस पे? आपके पास ये लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एरिया पे, और आपके पास रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो आप कह लें नेचर ऑफ मटेरियल। तो क्या ये बेंड करने से इनमें से कोई भी चीज चेंज हो रही है? बच्चों ये अभी वायर की मिसाल दी, ना इसकी लेंथ चेंज हो रही है, ना इसका एरिया चेंज हो रहा है, ना ही ये मटेरियल चेंज हो रहा है, उसकी नेचर चेंज हो रही है। तो इसीलिए इन बेंड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा किसके ऊपर? वायर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर। तो आंसर क्या लिखना है? नो बेंड्स इन ए वायर डज नॉट इफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिकॉज बाय चेंजिंग या बाय बेंडिंग द वायर देयर इज no effect on length, area and nature of material, therefore no change in the resistance। तो डियर स्टूडेंट ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। आप इतना लिखेंगे, ये मेंशन करेंगे तो आपको इसके भी 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट है आपके पास कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस वाला। ये बच्चों 2 रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं, आपको कहा गया व्हाट आर द रेजिस्टेंसेस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर A एंड B, व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ ईच, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द टॉलरेंस। बच्चों मेरे पास मार्कर यही थे तो मैंने इन्हीं को यूज करते हुए ये बैंड बनाए हैं। आप जानते हैं इसके ऊपर अभी देखें जरा कितने बैंड बने हैं, 1 2 3 4। ये रहा पहला, ये दूसरा इधर लिख लेते हैं, ये तीसरा और ये चौथा। अब पहले का कलर है ब्राउन, आपको हो सकता है ये रेड सा लग रहा हो लेकिन ये ब्राउन है, मैंने कह दिया है, मैंने लिख दिया है ऊपर मेंशन ये ब्राउन। और ये तो आपको नजर ही आ रहा है ये ग्रीन सा है ब्लू, लेकिन ये आपने समझना क्या है, ग्रीन। और तीसरा रेड है और चौथा ये गोल्ड का लग तो नहीं रहा लेकिन आप इसको गोल्ड ही समझें। तो अब आपने इसकी रेजिस्टेंस बतानी है। बच्चों कलर कोड कार्बन वाला टॉपिक समझे, मैंने अपलोड किया हुआ है। फर्स्ट बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट बैंड का कलर फर्स्ट डिजिट को, ब्राउन का बेटे बी रोए, मैंने आपको सीक्वेंस भी याद करवाया हुआ है। ब्राउन की वैल्यू होती है 1, सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, ग्रीन की वैल्यू होती है 5, तो आपने 5। थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरोस, आपके पास कौन सा है कलर? रेड, तो रेड की वैल्यू बच्चों होती है 2, तो आपने 2 जीरो लगा दी। अब आ गया गोल्ड की टॉलरेंस होती है 5%, तो वो हमने जरा यहाँ पे पेस्ट कर दी। तो इसकी कितनी वैल्यू आई? 1500 और प्लस माइनस 5%, ये क्या है? टॉलरेंस। मतलब टॉलरेंस की डेफिनेशन को पहले देख लें, ये पॉसिबल वेरिएशन है फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो मार्क्ड वैल्यू आ रही है, 1500 आ रही है, 2000 आ रही है या 2500 आ रही है, उसमें जो पॉसिबल वेरिएशन है, कितनी वैल्यू चेंज हो सकती है, कितनी ज्यादा हो सकती है, कितनी कम हो सकती है, उसको बच्चों क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। अब टॉलरेंस इसमें ये इसकी भी 3 तरह की होती है। बैंड 2 तरह का होता है, फोर्थ बैंड, एक तो गोल्ड या सिल्वर। अगर गोल्ड का है तो टॉलरेंस 5% है, वो यहाँ पे मेंशन कर। अगर सिल्वर का है तो उसकी टॉलरेंस 10% होती है, और अगर हो ही ना तो फिर टॉलरेंस 20% होती है। आइए दूसरे को करते हैं। ये बच्चों आपको येलो लग नहीं रहा, मैंने लेकिन येलो लिख दिया है। दूसरा वाइट है, तीसरा ऑरेंज है, चौथा सिल्वर कलर है। अब बच्चों ना यहाँ पे देखें, येलो की फर्स्ट बैंड आपको पता है, फर्स्ट डिजिट को येलो की 4 वैल्यू होती है, व्हाइट की 9 होती है और ऑरेंज की 3 होती है, तो मैंने 3 क्या लगा दी? नंबर ऑफ जीरो। और सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है? 10%। मतलब ये 49,000
ओहम रजिस्टर है और 10% इसमें क्या आ सकती है, वेरिएशन आ सकती है। टॉलरेंस क्या मैंने बताया, पॉसिबल वेरिएशन इन रेजिस्टेंस फ्रॉम दी मार्क वैल्यू, इतना को आप मेंशन करेंगे आपको 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन था 13.3। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनको नोट फरमा लें, नेक्स्ट हम देखते हैं 13.4। नेक्स्ट है बच्चों 13.4 स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद द टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की इंक्रीज क्यों होती है। बच्चों आप सपोज करें ये आपके पास कंडक्टर है, ये वायर है, आप जानते हैं इसके अंदर एटम्स भी मौजूद हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशंस बढ़ेगी, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इनके साथ कोलिजन के चांस बढ़ेंगे। जब कोलिजन होगी तो डेफिनेटली बच्चों वो एनर्जी अपीयर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या आपने आंसर लिखना है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर राइज विद द टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का एक डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। और जब टेम्परेचर और कंडक्टर इंक्रीज होगा, एटम्स प्रेजेंट इन लेटेस्ट वाइब्रेशन, मैंने अभी आपको बताया एटम जो होते हैं उनकी वो वाइब्रेट करते हैं विद ग्रेटर स्पीड या एम्पलीट्यूड, और चांस ऑफ देयर कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। जब चांस इंक्रीज होंगे उनकी कोलिजन एटम से होंगी तो डेफिनेटली करंट का फ्लो कम हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बात समझ आएगी बच्चों। ये पीछे एक छोटा सा आर्टिकल 3-4 मिनट का मैंने समझाया भी हुआ है चैप्टर के अंदर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन ऑन टेम्परेचर, वो भी आप जाके देख सकते हैं, बल्कि उसको आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जरा बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर है 13.5, What are the difficulties in testing whether the filament of a lighted bulb obeys Ohm law? बच्चों बात सादा सी है, ओहम लॉ तब ओबे होता है, तब फुलफिल होता है जब फिजिकल स्टेट्स, मतलब मेन हमने इसमें बात की थी टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब जो आपके पास फिलामेंट वाला बल्ब होता है ना, ये आपके घरों में आपने देखा भी होगा, शुरू में उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है तो उसका टेम्परेचर भी लो होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम गुजरता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। अब ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहा ना रेजिस्टेंस कांस्टेंट रही तो ओहम लॉ कैसे ओबे होगा, ओहम लॉ कब ओबे होता है। आप देखें ना, ओहम लॉ के लिए आपने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है, क्या आता होता है आपके पास, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन आपके पास जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आपका ये ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, होना ये चाहिए था लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। अब देखिए आपने जवाब क्या लिखना है, ओहम लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं तो ओहम लॉ भी ओबे नहीं करेगा। क्या है जी, व्हेन बल्ब इज इनिशियली ऑन, जब आप बल्ब को इनिशियली ऑन करते हैं तो उसका टेम्परेचर बच्चों क्या होता है, लो होता है, और रेजिस्टेंस भी क्या होती है, लो होती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस बिकम वेरी हाई, ये चेंज हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, सो ओहम लॉ इज नॉट ओबेड। तो ये भी मेन डिफिकल्टी है कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है जिसकी वजह से ओहम लॉ को हम ओबे नहीं करवा सकते। तो डियर स्टूडेंट ये था 13.5, आपने मिनिमम इतना आंसर मेंशन करना है ताकि आपको 2 नंबर मिल सके। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास है जी 13.6 है, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन ए 500 वाट और 220 वोल्ट है पोटेंशियल, एंड देन इन ए 100 वाट एंड 220 वोल्ट बल्ब। बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे, आपसे पूछा ये जा रहा है कि एक बल्ब है जिसकी पावर 500 वाट है और एक दूसरा है जिसकी पावर 100 वाट है, बताएं रेजिस्टेंस किसकी लो होगी और किसकी ज्यादा होगी। आइए जरा ये रिलेशन आप जानते हैं, P = V²/R, जगह रिप्लेस करें, R आपने फाइंड आउट करें, P इधर आ गया। अब यहां से अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखें तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या आ रहा है बच्चों, को क्या आ रहा है, इनवर्स। मतलब पावर ज्यादा का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम है, पावर कम का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। जवाब यहीं पे आपको मिल गया, बाकी सॉल्यूशन बाद की बात है। P1 कितनी है, 500 वाट, P2 कितनी है, 100 वाट। अब बात समझिए जरा, पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, 500 वाट वाले में की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। पावर कम
तो आपके पास पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, 100 वाट वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब हम प्रूव भी करके देख लेते हैं। आइए जरा R1 निकालते हैं 20 के, P1 V आप जानते 220 वोल्ट है, P1 500 है, इसका आंसर आता है 96.8 ओम। जबकि पावर 200 वाट वाले का क्या आता है 484 ओम। आप देख लें जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी पावर ज्यादा है उसकी रेजिस्टेंस क्या आई है कम। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन 13.6, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13.7। क्वेश्चन है जी आपके पास 13.7 जो है, डिस्क्राइब ए सर्किट विच विल गिव ए कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। बच्चों दो तरह के सर्किट आपने पढ़े हैं, एक आपने रियोस्टेट वाला पढ़ा था, दूसरा आपने पोटेंशियल या पोटेंशियोमीटर। तो मैं आप दोनों लिहाज से इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जी आपको पोटेंशियोमीटर वाला बताया है जी। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड एज कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल सर्किट। अब आप ये मैंने एक सर्किट बनाया है, इस रजिस्टर R के अक्रॉस मैंने एक EMF सोर्स लगाया है और साथ में एक वोल्ट मीटर लगाया है। 3 टर्मिनल हैं इसके A, B और C। अब डियर स्टूडेंट्स जब बैटरी हम कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करता है। करंट का आप रिलेशन लिख सकते हैं ओम लॉ से, I इक्वल क्या होता है V/R, हम इसको EMF/R लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये बाय ओम लॉ हमने लिख लिया, ये ओवरऑल रजिस्टर के अलोंग मूव कर रहा है। अब आप ये C टर्मिनल जो है ना ये वेरिएबल, ये मूविंग है। A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी बच्चों वो होगी स्मॉल r। अब आप देखें C यहाँ पे है तो आपके पास करंट जब यहाँ से आएगा तो ये यहाँ से होता हुआ इतने हिस्से से होता हुआ यहाँ से ये डायरेक्ट अपना सर्किट मुकम्मल कर लेगा। ठीक है, अब ये स्मॉल r है। अब आप इसके अलोंग अपना जो है वो पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं VAC। अब बाय ओम लॉ V इक्वल क्या होता है IR, ये आएगा आपके पास। अब बच्चों V इक्वल टू IR आपने पुट कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रिलेशन आए जो आपके पास ओरिजिनल EMF है और ये टर्मिनल A और C के दरमियान, तो I की वैल्यू पुट कर दें बच्चों, कोई मसला नहीं है। I की वैल्यू क्या है E/R, तो आपके पास VAC आ गया क्या जी E/R, साथ में मल्टीप्लाई स्मॉल r। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E मल्टीप्लाई स्मॉल r ओवर कैपिटल R। अब बात सुने मेरी जरा, आपके पास ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू आप चेंज करेंगे A और C के दरमियान तो आपका VAC चेंज होता रहेगा। मतलब ये एक ऐसा सर्किट है जिसको आप पोटेंशियल को वेरी करने के लिए, पोटेंशियल को बार बार चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर। देखें ना जरा AC, मैं इसको इधर लाता जाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, ये कम होती जाएगी तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। C को इस तरह मूव करता जाऊंगा तो फिर भी वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती है। तो इस तरह से ये जो सर्किट है आपके पास एज ए पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे या कंटिन्यूसली पोटेंशियल के चेंजिंग का बायस बनता है या पोटेंशियल वेरिंग सर्किट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जी 13.8 है, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज। बच्चों आपको पता है जब सर्किट से कोई करंट जो है वो ड्रा नहीं हो रहा होता, कोई करंट यूज नहीं हो रहा होता, तब जो पोटेंशियल होता है उसको आप बोलते होते हैं EMF, मैक्सिमम पोटेंशियल। अब आपके पास जब सर्किट से करंट ड्रा होता है या करंट यूज होता है, इस रिलेशन से आप बाखूबी वाकिफ हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाले। तो इसको देखें जरा, ये करंट है, अगर तो सर्किट में करंट जो है वो यूज होगा, ये करंट यूज होगा तो ये वाला फैक्टर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। यही बात मैंने लिखी, व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्किट देन फैक्टर IR इज लार्ज। जब सर्किट से, यही सर्किट समझ लें, जब इससे करंट फ्लो करेगा तो आपके पास ये फैक्टर क्या होगा, लार्ज होगा। जब ये वाला फैक्टर लार्ज होगा तो ये वाला ओवरऑल जो होगा इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, स्मॉल। कैसे, क्योंकि ये लार्ज है तो इससे माइनस होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अगर ये कम होगा तो इससे कम माइनस होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। लिहाजा जब करंट ड्रा होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा होने से इस ओवरऑल फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर, कौन सा जी, E-IR, टर्मिनल पोटेंशियल इज डिक्रीज। टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीज होगा कब, जब करंट ड्रॉन फ्रॉम सर्किट इज इंक्रीज। जब सर्किट से करंट जो यूज हो रहा है वो इंक्रीज होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा,
डिक्रीज होगा। तो डियर स्टूडेंट इतना आंसर आपने मस्ट है जो लिखना है, तभी आपको 2 नंबर जाके मिलेंगे। आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का जी आपके पास 13.9 व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमाइन एन अननोन रेजिस्टेंस। बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन अभी आपने पढ़ा है 2 लेक्चर पहले। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाली डिवाइस है। डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी जो बैलेंस इक्वेशन है R1/R2 R3/R4 और ये इस तरह का ब्रिज सर्किट है। 4 रेजिस्टेंसी लगी हुई है, दरमियान में गैल्वानोमीटर लगा हुआ है और एक EMF सोर्स लगा हुआ है। अब बच्चों सपोज R4 जो है वो अननोन है, तो आप उस अननोन को एक तरफ रहने दें, बाकी आप जो है वो उनको फाइंड आउट कर सकते हैं R2/R1 × R3 इनको रीअरेंज करके। तो डियर स्टूडेंट ये है आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन और आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। होप सो आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। और लास्ट में डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों आपने सारी देखी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दूसरे बच्चों से शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इल्म है, नॉलेज है, फैलना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।